नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की जो बैठक हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी को अपना नेता संसदीय दल की बैठक में चुन लिया गया है। अब 9 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे। इस बड़ी खबर पर और क्या कुछ अपडेट है, और अपने लंबे भाषण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको निशाने पर लिया और सबको करारा जवाब भी दिया। सबसे पहले संजय से जानते हैं। संजय, पहले बताइए क्या हुआ बैठक में। बैठक में तो सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो बीते 10 वर्षों में आप और हम या पूरा देश जो नहीं देख पा रहा था वो ये है कि मोदी लगातार संसदीय दल की बैठक के बाद जब वो संबोधित कर रहे थे सांसदों को, तो उसमें बार बार वो एनडीए का जिक्र कर रहे थे और बार बार यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि गठबंधन दलों का क्या मतलब है। एक चीज़ जिस पे उन्होंने और फोकस किया कि बहुमत से सरकार चलाई जा सकती है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत जरूरी है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने इशारा किया है और एक इंडिकेशन के तौर पे देखा जाना चाहिए कि इस बार जिस तरीके से पहले जो सरकारें वो चलाते रहे हैं बीते 10 वर्षों में, इस बार वो ज़रूर इसमें बदलाव लाएंगे, खास करके तब जबकि विपक्ष काफ़ी मजबूत हो गया है। सामने इस बार नेता प्रतिपक्ष भी मिलेगा देश को 10 वर्षों के बाद पहली दफ़े। क्योंकि आप देखिए कि बार बार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एनडीए घटक दलों के नेताओं का जिक्र कर रहे थे और बाकायदा एनडीए का जो फॉर्मेशन हुआ था उसके जो बड़े नेता थे शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, इन जैसे नेताओं को भी आज वो याद करना नहीं भूले। तो बिल्कुल देखिए, जब से ये परिणाम आया है और ये पता चला कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, जदयू और जो नायडू की पार्टी है, उन दोनों पर आश्रित होकर ही अब सरकार को बनाया जा सकता है। उसके बाद कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे, क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन आज उन तमाम सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपने लंबे भाषण में करीब 1 घंटा भाषण दिए होंगे सूरज। हाँ, तकरीबन 1 सवा घंटे का भाषण था, काफ़ी लंबा भाषण था। क्या बड़ी बातें रही उनके भाषण में। देखिए, पहली बात तो सबसे जो बड़ी बात दिखी इस बार, पिछले 10 साल का जो सरकार चला है, प्रधानमंत्री के भाषण में 10 साल में पहली बार मैं की जगह हम पर ज़्यादा फोकस था। इस बार वो मैं नहीं बोल रहे थे, ज़्यादा हम पर फोकस था। उन्होंने एक बार भी पूरे भाषण के दौरान भारतीय जनता पार्टी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वो एनडीए की व्याख्या करते रहे, जो जरूरी भी है। जो बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा कि एनडीए के फॉर्मेशन को लेकर उन्होंने 30 साल के इतिहास की बात कही। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया, जॉर्ज फर्नांडिस का नाम लिया, बाला साहब ठाकरे का नाम लिया, वो शरद पवार का उन्होंने नाम लिया, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के सहयोग और उसकी बात की। और उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनिक गठबंधन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुमत में और सबसे सफल सरकारें एनडीए ने चलाई हैं इस देश में। उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि एनडीए की सरकारें, हमें कहा जाता है, जैसा कि आरोप लगता है हम पर, कि हम मुस्लिम विरोधी या ईसाई विरोधी हैं, लेकिन गोवा का उन्होंने उदाहरण दिया, अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण दिया, पूर्व में सिक्किम में सरकार रही है, नागालैंड में सरकार रही है। तो उन्होंने कहा कि जो ईसाई और मुस्लिम बहुल प्रदेश हैं, केरल में इस बार उन्होंने इसका जिक्र किया कि केरल में पहली बार खाता खुला है और वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद आया। तो उन्होंने ये जिक्र किया कि उन राज्यों में भी हमने सरकार बनाई है। इसके बाद उन्होंने पूरा जो एक रोड मैप है सरकार का, वो बात किया कि किस तरह से काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच स्वस्थ और तंदुरुस्त प्रतिस्पर्धा को जन्म देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो सके, और केंद्र और राज्यों के बीच भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे ज़्यादा विकास होगा। अपने भाषण के अंतिम में उन्होंने इस बात का लगातार जिक्र किया कि परिणाम आने के बाद 4 तारीख के बाद से लोग बोल रहे थे कि इस बार तो गए, इस बार नहीं बन पाएंगे। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई।
देखिए, निश्चित तौर पर उन्होंने एक लाइन कही कि पूरे चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के लोगों ने मोदी का इतना अपोज किया कि जनता ने उन्हें अपोजिशन में बिठा दिया है। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 1 जून को जब मतदान खत्म हुआ, उसके बाद से ही इंडिया गठबंधन लगातार ये माहौल क्रिएट करने का प्रयास करने लगा कि जनमत उनके विरोध में क्यों आया है, और वो लोग ईवीएम पर हार का ठिकरा फोड़ने की तैयारी करने लगे एग्जिट पोल के बाद। तो उन्होंने कहा कि ईवीएम जो है अब 5 साल के लिए सो गया है, अब किसी तरह से भी डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि परिणाम शायद उनके अनुकूल आए हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। उन्होंने विपक्ष को टेक्नोलॉजी विरोधी भी बता दिया कि वो टेक्नोलॉजी के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया में घूम घूम कर जहाँ पर इस बात का जिक्र करता हूँ कि हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत है, सबसे विशाल है, वहीं उन्होंने एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि वो जाकर वहाँ बताते हैं कि नहीं, हमारे देश में डेमोक्रेसी ही नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो इस तरह का जनादेश नहीं आता। चुनाव आयोग ने काम किया। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग का जिक्र किया कि पूरे चुनाव के अभियान के दौरान बार बार विपक्ष के नेता जो हैं किसी ना किसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे, और चुनाव आयोग जब चुनाव का अपना पीक था पूरा, जब उनको काम करने थे चुनाव से संबंधित, तो चुनाव आयोग व्यस्त रहा सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की तरफ से जो याचिकाएं डाली गई थीं उस पर जिरह और बहस करने में, या उनको क्या कहते हैं उसका हल निकालने में। मतलब उनके पूरे भाषण को सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि जो चर्चा खास करके इंडिया गठबंधन की तरफ से करने की कोशिश की गई या की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कमज़ोर पड़ गए। वो भाषण देकर ये दिखाने और बताने की कोशिश की कि मैं आज भी मजबूत हूँ, और अगले 20 साल या 30 साल का जिक्र लगातार कर रहे हैं। उन्होंने अगले 25 साल का नारा दिया कि मैं तो पहले 10 साल की बात कर रहा था लेकिन अब 25 साल की बात कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि एनडीए था, एनडीए है और एनडीए रहेगा, उन्हें इंतजार करना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जनता को भ्रम में डालने का प्रयास किया गया। इसको लेकर उन्होंने वो लखनऊ वाली एक खबर का जिक्र किया, जो कांग्रेस की न्याय गारंटी का जो वो संकल्प पत्र था, जिसमें 1 लाख रुपए सालाना देने, 8,000 रुपया महीना महिलाओं को मिलेगा। वो कह रहे थे कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर महिलाएं जाकर खड़ी हो जा रही हैं, गुमराह किया गया। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, लखनऊ में एक खबर आई थी कि महिलाओं का एक समूह वहाँ गया गारंटी पत्र लेकर, वो कह रहे थे कि ये पैसे देने की बात हुई थी, तो इस चीज़ का जिक्र किया। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने जो उनको कहा जा रहा था, उन्होंने जिक्र किया कि 2014 में, 2019 में और 2024 में कांग्रेस ने तीनों चुनावों में उतनी सीटें नहीं जीती जितना हम इस बार जीत के आए हैं अकेले। तो हमें बार बार कहा जा रहा है कि हम बहुमत के आंकड़े से कम रह गए, हम दूर रह गए, या हमारी हार हुई है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा गया कि चूंकि चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर बीजेपी लड़ रही थी और उसको जो है बहुमत से कम सीटें आई हैं, तो ऐसी स्थिति में वो उनकी ना केवल राजनीतिक हार है बल्कि नैतिक हार है। ममता बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा, तो उन्होंने वही गिनाया कि उनको 100 भी सीटें नहीं आई, हम 240 के आंकड़े पर हैं। और अगर कांग्रेस के 2014 से लेकर 2024 तक के पाए हुए सीटों को जोड़ लें तब भी वो हमारे इस आंकड़े तक नहीं पहुंचता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिक्र किया कि 10 साल में ये लोग 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। पांडे जी, ये बताइए कि अब तो नेता चुन लिए गए, कितनी मजबूती से चलेगी ये सरकार? नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन रहा था तो उसमें तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। कॉन्फिडेंट लगना और कॉन्फिडेंट रहने में अंतर है। ये सरकार कमज़ोर सरकार है, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन इसका लोगों को आभास तब होगा जब ये सरकार अपने 6 महीने या 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, वाकई में जिस निडरता के साथ और दृढ़ता के साथ मोदी भाजपा के दम पर कोई निर्णय या योजना बना लेते थे, अब उसको बनाने के पहले सारे सहयोगी दलों का राय शुमारी करना होगा। और आपको याद होगा कि जब से ये नतीजे आए तब से तरह तरह के बयान, डिमांड भी सामने आ रहे हैं। तो मन में जिसके जो चीज़ है अब वो धीरे धीरे प्रकट होगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये सरकार मजबूत है। अभी 1 साल का कार्यकाल देखिए, उसके बाद इस सरकार का काम पता चलेगा। तो बिल्कुल, अभी देखिए, अभी तो नेता उन्हें चुन लिया गया है और पांडे जी कह रहे हैं कि वे 1 साल का कार्यकाल देखिए, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है।
संजय, आपने सुना कि क्या प्रमुख बातें रही, सूरज ने बताया। तमाम बातों को सुनकर और नीतीश कुमार ने भी जिस तरह से भाषण दिया, उस भाषण में जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से उन्होंने तारीफ़ की, तो ऐसे में लग रहा है कि बहुत मजबूती के साथ एकजुट हैं और पहले जैसे सरकार चल रही थी उसी तरह चलेगी। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं और थोड़ी देर पहले जो पांडे जी बोल रहे थे कि दिखने में और होने में बहुत अंतर है, आसमान ज़मीन का अंतर है। बीते 10 वर्षों में जो तस्वीर भारत नहीं देख पा रहा था, वो तस्वीर जो है अब दिखाई देने लगा है। छोटी सी बात है, आप देखिए कि अभी जिस तरीके से संसदीय दल का इनको नेता चुना गया, उसमें किस तरीके की भूमिका रही। छोटे से छोटे दल को भी जो है प्रमुखता से बाकायदा उनको मेंशन किया जा रहा है, उनको तरजीह दिया जा रहा है। 10 वर्षों में इस तरीके की व्यवस्था जो है नहीं देखने को मिल रही थी। सोशल मीडिया पर मैं कमेंट भी देख रहा था, लोग लिख रहे थे कि संसद के अंदर छाती पीटते हुए भी कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, अभी सबका नाम लेना पड़ रहा है। नहीं, नाम लेना पड़ रहा है। और आप देखिए कि सूरज आपको बता रहे थे कि बीजेपी का नाम इन्होंने 1 घंटे के भाषण में एक बार भी नहीं लिया। बार बार एनडीए का वो जिक्र कर रहे थे, बार बार गठबंधन दलों की अहमियत की जिक्र कर रहे थे। वो नरेंद्र मोदी, आज मैं पूरे घंटे उनकी भाषण सुनते रहा और यकीन मानिए कि ये नरेंद्र मोदी 2014 वाले और 2019 वाले, यहाँ तक कि 2024 में चुनाव के एक दिन पहले तक का उनका भाषण आप देख लीजिएगा कि जिस तरीके से वो कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और तल्खी से बोल रहे थे कि मुझे पहचानते नहीं हैं, मैं 7 पुरखों का ये भी कर सकता हूँ। इस तरीके का जो उनका जो भाषण निकला और जिस पे पूरे देश भर में चर्चा हुई, वो नरेंद्र मोदी आज के भाषण में नहीं दिखे। और मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अब कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि उन्होंने जिक्र किया कि एनडीए का जो इतिहास है गठबंधन का 30 सालों का है और 2 दफ़े 5 साल का जो है गवर्नमेंट पूरा ये लोग कर चुके हैं। इस बार भी जो है सरकार पूरा होगी। नरेंद्र मोदी का जो इशारा था वो यही था कि 5 साल जो है ये सरकार अपना काम पूरा करेगी। कहीं कुछ जो बीच में जो एक सवाल, जो क्वेश्चन उठ रहे हैं बार बार कि क्या नीतीश कुमार या फिर टीडीपी के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू या फिर दूसरे जो सहयोगी दल हैं, क्या वो लोग जो है आगे चल करके बाहर भी जा सकते हैं गठबंधन से। तो ये चीज़ें भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ नया नहीं है। और आज के डेट में कोई ये नहीं बोल सकता है कि नीतीश कुमार कब तक एनडीए में हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू कब तक एनडीए में हैं। दूसरे दलों के साथ भी जो है इसी तरीके का चीज़ लागू होता है। तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा। फिलहाल इतना तो तय है कि बीजेपी का नाम भूल गए हैं नरेंद्र मोदी, अब वो एनडीए का नाम ले रहे हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हालांकि वो एक चीज़ ज़रूर आखिर में जो है वो जब ये बोल रहे थे तो वो ये आभास भी कर रहे हैं कि टीवी चैनलों पे क्या चल रहा है, अखबारों में क्या चल रहा है। ठीक है। तो बिल्कुल सूरज कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सूरज? देखिए, 2 बातें हैं। कहीं भी जब नई सरकार का गठन होता है तो मंत्री पद को लेकर बहुत मारामारी होती है, चाहे कोई भी पार्टी अपने दम पर सत्ता में आ जाए या गठबंधन की हो। और इस बार तो गठबंधन है जहां पर टीडीपी और जेडीयू बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। मंत्री पद को लेकर प्रधानमंत्री ने लगभग 6 मिनट बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी नए सांसद चुनकर आए हैं, इसमें से कई लोग पहली बार आए हैं, कुछ लोग दूसरी बार आए हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं। मैं सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मंत्री पद को लेकर आपको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आएंगे, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ चलेंगी, बहुत सारे व्हाट्सअप आएंगे, लेकिन आप किसी पर भी यकीन मत कीजिए जब तक कि आप उस सोर्स को वेरीफाई नहीं कर लें। क्योंकि मेरे काम करने का स्टाइल सब लोग जानते हैं, सबको पता है मंत्री कैसे चुने जाते हैं। हमारे पास उन्होंने जो एक उनके बाएं तरफ में अमित शाह, राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, एचडी कुमारस्वामी, नीतीश कुमार जैसे लोग बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये एक टीम है और ये टीम बहुत अनुभवी है और ये तय करेगी सारे विचार विमर्श के बाद कि क्या बेहतर होगा और कौन किस जगह पर अच्छा है। उस आधार पर मंत्री पद का चयन किया जाएगा और वो सर्वसम्मति से फैसला होगा। इसीलिए इस तरह की किसी बात पर विश्वास नहीं कीजिए। दूसरी बात कि पिछले 10 साल में देखेंगे सनी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता रहा था कि वो संघवाद पर, जो संघीय ढांचा है देश का, उस पर प्रहार कर रही है, राज्यों पर मनमाने जो फैसले हैं वो थोपे जा रहे हैं। तो अपने भाषण में 10 से 11 बार फेडरल शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया, संघवाद शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये कहा कि हम सब मिलकर, उन्होंने कहा कि
जब सदन में लोग बैठेंगे, जो विपक्ष के सांसद आएंगे, तो वो यहाँ पर जरूर मेरे विपक्ष हैं, लेकिन जब हम राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं तो हम सब एक पक्ष में हैं और एक ही दिशा में ले जाता है। आप देखेंगे पिछले 10 साल में ये चीज़ें दिखती नहीं थी, जैसा कि संजय जी ने कहा कि भाषण में उनके दिखती नहीं थी, वहाँ पर मोदी, मैं, भारतीय जनता पार्टी ये होता था। लेकिन इस बार वो तमाम सहयोगियों ही केवल नहीं, ना केवल एनडीए, बल्कि वो विपक्ष को पर हमला उन्होंने जरूर बोला, जो एक राजनीति परंपरा में है कि आप चुनाव के बाद तंज करते हैं, हमला करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जरूरी है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोविड का उन्होंने उदाहरण दिया कि कोविड में हमने किस तरह से राज्यों के साथ मिलकर फाइट की, और आगे भी जब भी हम कोई फैसले लेंगे तो उसमें राज्यों की भूमिका बहुत जरूर होने जा रही है, और संघ जो कॉपरेशन है संघवाद में, उसको हम बढ़ावा देंगे और इसे और मजबूत करेंगे। तो बिल्कुल हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि आज वो बोलें। हालांकि पिछले 10 साल से जिस टीवी स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे थे, उस टीवी और न्यूज़ चैनल के बारे में भी आज उन्होंने कहा, उनकी आलोचना की और कहा कि एग्जिट पोल के जरिए जो आंकड़े आते हैं, पता नहीं ये लोग कहाँ से लेकर आते हैं, मैं तो कभी ना देखता हूँ ना कभी इन आंकड़ों पर विश्वास करता हूँ। तो अब 9 तारीख को, 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। उसके बाद सरकार कितनी मजबूती से चलती है या फिर कोई और इसमें मुसीबत खड़ी होती है, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब अभी हर कोई जानना चाहता है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in